Good morning, good morning. Good morning, everyone. So, कैसा रहा टेस्ट कल का? अच्छा? मार्क्स तो अच्छे नहीं आए किसी के खास? गुड मॉर्निंग साक्षी, उदयन। केमिस्ट्री में तुम लोगों के कितने मार्क्स आए? 150 से ऊपर ला ही नहीं पाए तुम लोग? हाँ, ब्रह्मानंद, तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं। क्या किया था भाई? पेपर मिल गया था क्या पहले? यह सब खुद से ही किया है? नहीं? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। बाकी लोग बाकी लोग मेहनत करिए भाई। पेपर तो इजी था। ब्रह्मानंद के देखिए 170 मार्क्स आए, तो आप लोग 150 के ऊपर तो ला ही सकते थे। उसमें भी कुछ बच्चे 120, 130, 140 के अराउंड ही है। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? किसी को याद है लास्ट क्लास में? सॉरी, नेक्स्ट टेस्ट वी विल डेफिनेटली यू शुड, उद्यान, ट्राई हार्ड। केमिस्ट्री है जो आपका स्कोरिंग फाइनल एग्जाम में भी स्कोरिंग रहेगा। समझ में आया? क्योंकि नीट वाले जितने बच्चे हैं, बायोलॉजी तो सब पढ़ते ही हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं इसलिए वो नीट में जाते ही हैं। अदरवाइज फिर वो इंजीनियरिंग ले लेंगे या फिर कोई कॉमर्स का ले लेंगे या कोई दूसरा मतलब कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तो मान के चलो कि जो बच्चा नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बायोलॉजी तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसलिए ही वो नीट में आया है। सो बायोलॉजी सब उतने मार्क्स ले आ पाते हैं। बच्चा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स अगर थोड़ा सा पेपर टफ हो गया, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन पेपर आ गया, तो आपके मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। या फिर जैसे इस बार का नीट का पेपर देख लो, क्या कि बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बच्चों से। सो केमिस्ट्री बचेगा, केमिस्ट्री ही आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा अगर केमिस्ट्री आप अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा इसको मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट आपको मिलने वाले हैं। इजी पेपर रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो फिर आपका ओवरऑल मार्क्स जो होगा वो वहीं से आपको देखने को मिलेगा। रैंक मतलब रैंक डिसाइडर की बात करें तो वही रहने वाला है। सो उसको फोकस करके पढ़िए, ठीक है? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कहां तक पढ़ा था, किसी को याद है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद एग्जांपल लिखवा दिया था मैंने। ओके, ठीक है। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया है आपका। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है आपका साइज ऑफ एटम। फर्स्ट है आपका साइज ऑफ एटम या फिर एटॉमिक साइज। इसमें लिखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, कॉमा, smaller the size of atom, comma, stronger is the attraction, stronger is the attraction,
stronger is the attraction for the added electron, for the added electron, for the added electron towards nucleus, towards nucleus. Towards nuclear. Hence, smaller the size of atom, hence, smaller the size of atom, greater is the electron gain enthalpy. Greater is the electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy inversely proportional to size of atom या electron affinity inversely proportional to size of atom. ये हम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं. जो अभी लिखवाया है उसको पढ़िए. स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन. नोटेड. चलिए, सो देखिए, जैसे हम साइज ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये एक एटम मैंने ले लिया, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बनाना नहीं है. ये एक दूसरा एटम ले लिया, अब यहां न्यूक्लियस होगा, यहां न्यूक्लियस होगा, तो ये आपको पता है कि साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे. अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो भी बाहर से ही आ रहा है. एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें, वो कहाँ ऐड होता है? वैलेंस सेल में. तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाहर से इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, ये आके वैलेंस सेल में ऐड होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस केस में होगा? पहले केस में, फर्स्ट या सेकंड केस में? ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस केस में होगा? सेकंड केस में होगा. सेकंड केस में क्यों होगा? क्योंकि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने वाला है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से सुनिए, सेकेंड केस में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, या इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जिससे एनर्जी यहाँ पे रिलीज. तो ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स के साथ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा. सो यहाँ पे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी ज्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी तेजी से खींच नहीं पा रहा है तो कम एनर्जी रिलीज कर रहा होगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे सेकंड केस के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है. सो साइज ऑफ एटम से हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, आगे के फैक्टर भी इसी से आप रिलेट कर सकते हो. साइज छोटा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या जो एडेड इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस इसको ज्यादा खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये वर्ड आप दिमाग में बैठा लीजिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, यानी जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उस पर कितना अट्रैक्शन है. जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. और यहाँ पे फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है. तो साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है, तो कम अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करेगा. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी. समझ रहे हैं सब लोग? सो साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम, सो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी. तो रिलेशन क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर है. चलिए ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर के बाद सेकेंड जेड इफेक्टिव.
या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बोल सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली आएगा या इनवर्सली आएगा? बताइए क्या आएगा? जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा तेजी से उसको खींचेगा, और जितनी ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और उतने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये नोट कर लीजिए और इसमें लिखिए ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव में ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, comma, greater the nuclear charge, comma, the stronger is the attraction, greater the nuclear charge, comma, stronger is the attraction, stronger is the attraction for the added electron, stronger is the attraction for the added electron, stronger is the attraction for the added electron towards nucleus, towards nucleus, hence electron gain enthalpy, hence electron gain enthalpy increases, hence electron gain enthalpy increases as nuclear charge increases, as nuclear charge increases, as nuclear charge increases, as nuclear charge increases। ठीक है, लिख लिया? समझ गया है सबको? किसी को डाउट है तो बोल दीजिएगा, जिसको समझ में आ गया उसने तो लिख दिया है, जिसको नहीं समझा वो अगर चुपचाप बैठा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रिलेशन आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन फोर्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड हम बार बार यूज करते हैं। जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स जो होगा। इसमें लिखिए हायर द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, higher the value of screening effect, higher the value of screening effect, comma, lesser will be Z effective, higher the value of screening effect,
lesser will be Z effective. Higher the value of scaling effect, lesser will be Z effective. Hence less attraction force, will be experienced. Hence less attraction force will be experienced. Hence less attraction force will be experienced by the added electron. Less attraction force will be experienced by the added electron. देखिए इधर ध्यान से समझ लीजिए, ये मैंने ऐसे हाइपोथेटिकली बना दिया है। अब देखिए एक केस में मैंने, फर्स्ट केस में इसको अगर मैं बोलूं फर्स्ट, ये बनाना नहीं है, समझा रहा हूं मैं। पहले केस में ये एडेड इलेक्ट्रॉन है जो बाहर का दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ये। सो सेकंड केस में एक ही शेल है अंदर की, हालांकि मैंने डॉट डॉट 5 दिखा दिया है वो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलो, एक ही शेल है। यहाँ पे मैं 2 शेल ले रहा हूँ। सो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इनर ज्यादा होंगे और रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किनिंग इफेक्ट। स्किनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो अपने आप कम हो जाएगा, यानी इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स तो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इनर शेल के रिपल्शन फोर्स ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो कम टेंडेंसी के साथ इसको खींचेगा, और कम टेंडेंसी के साथ खींच रहा है न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। सो स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा, सो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव अगर कम हो गया सो उस केस में इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींच नहीं पाएगा न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, और उस केस में कम अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी। समझा सबको? सेम यही सेकंड केस में हमने लिया है। एक शेल अगर लिया है, एक शेल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब अंदर मैंने एक ही शेल अगर दिखाई और वहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूं, मान लो चलो कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम होगा, स्किनिंग इफेक्ट कम है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा इस एडेड इलेक्ट्रॉन पे। तो एडेड इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लिए अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिख लीजिए, द एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वैलेंस सबशेल, या हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वैलेंस सबशेल्स, the elements having stable configuration ब्रैकेट में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल, ब्रैकेट क्लोज, have very little or no tendency to accept extra electron have very little or no tendency to accept extra electron
hence their electron affinity are low or zero. Hence their electron affinity are low or zero in these cases. Low or zero in these cases. Low or zero in these cases. हो गया बच्चों? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला जो पॉइंट है मैं अभी आपको समझाऊंगा. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है. पहली नेगेटिव होगी, बाकी सारी पॉजिटिव होती जाएंगी. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम आगे चलते हैं और वेरिएशंस देखते हैं. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियड एंड ग्रुप में वेरिएशंस देखते हैं. So first in period. In period इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases in period when we move from left to right. Due to increase in Z effective, and decrease in atomic size. Decrease in atomic size. नोट कर लिया सबने? चलिए देखिए, इधर मैं समझा रहा हूं आपको. ये हम सबने पहले पढ़ रखा है कि जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है जेड इफेक्टिव पीरियड में, एंड जो एटॉमिक साइज है वो छोटी होती जाती है. तो मैंने ऐसे ही सिंपल समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना दिया है कि साइज जो है वो छोटी होती जा रही है. अब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती जा रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है. सो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो नया हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वो वैलेंस शेल में ऐड होगा. तो बताइए किस केस में उस एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, सबसे लेफ्ट में या राइट में? जो मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम्स, इसमें लेफ्ट में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या राइट में? राइट में होगा. राइट में साइज छोटा है. राइट साइड में ये जो दिखा रहे हैं हम, इधर साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. वैसे भी जेड इफेक्टिव उधर बढ़ता जाता है. सो अट्रैक्शन फोर्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस शेल पे, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. सो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, और जितनी तेजी से खींचेगा उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देगा. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है. सो जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट इन पीरियड,
सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज ही करेगी, दोनों तो सेम ही चीज है, सेम ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर ज्यादा है, खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, और एनर्जी अमाउंट में जो रिलीज कर रहा है वो भी ज्यादा ही होगी। सो राइट साइड में जब हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ गए सारे ये? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो बोलिए। नो डाउट, ठीक है। चलिए अब एक नोट लिख लीजिए, अब इसे में एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट में लिखिए इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी the minus sign, in electron gain enthalpy the minus sign, in electron gain enthalpy the minus sign indicates that, the minus sign indicates that energy is released, the minus sign indicates that energy is released, the minus sign indicates that energy is released, hence only numerical values, hence only numerical values are taken, hence only numerical values are taken when periodicity, hence only numerical values are taken when periodicity, or other properties are considered, when periodicity or other properties are considered, when periodicity or other properties are considered। देखिए यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, इन पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। ठीक है, बट उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर आप वैल्यूज के साथ देख रहे हो तो उसमें क्या होगा कि हमको माइनस साइन नहीं देखना होता है, केवल क्या पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। देखिए ये टेबल आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अभी देखो, शायद अभी दिख रही होगी अंजलि। ठीक है, चलिए तो दिख रही है सबको, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की साक्षी तुमको, बाकी सबको तो दिख रहा है, साक्षी और अंजलि को नहीं दिख रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके और अभी चैट बॉक्स में आप डाल, ये लोग देख सकते हैं, बाकी लोग अभी देखते रहिए। जिसको नहीं दिख रहा है अभी स्क्रीनशॉट लेके डाल देगा चैट बॉक्स में, वहां से आप देख लो। ठीक है, कोई भी एक अभी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज दे रखी है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन किलो जूल पर मोल। अब कुछ वैल्यूज तो आपको पॉजिटिव दे रखी हैं, इसमें एक हीलियम के लिए देखो दिख रहा है -48, वो रॉन्ग है, +48 होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं तो इनर्ट गैसेस के लिए सारा पॉजिटिव होता है, और वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एक्सेप्शन में अभी फिर मैं पढ़ाऊंगा उसको। पहले मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। देखो जो पॉजिटिव है उनको तो छोड़ दो, वो पॉजिटिव क्यों दिखाया गया है वो एक्सेप्शन है, वो मैं आगे बताऊंगा। सेकेंड पीरियड में ले लो, जैसे बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो देखो बोरॉन के लिए क्या लिखा है, -27।
फिर क्या है कार्बन के लिए -122, फिर नाइट्रोजन के लिए तो चलो पॉजिटिव छोड़ दो, ऑक्सीजन -141। तो इस माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है, माइनस ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी कोई ट्रेंड देख रहे हैं कि पीरियड में कैसे वेरी करता है ग्रुप में, सो जो नोट में लिखवाया है वो यही पॉइंट लिखवाया है कि जब भी आप पीरियोडिसिटी या कोई और प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे तो आपको केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड देखना है। सो माइनस तो बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही, तो बोरॉन के लिए देखो लिखा है -27, बोरॉन के लिए लिखा है -27, मतलब 27 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन के लिए लिखा है -122, मतलब 122 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस साइन बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बोरॉन के केस में 27 रिलीज हुई, कार्बन के केस में 122 रिलीज हुई, तो बोरॉन से कार्बन जाने में बढ़ रहा है ना। देन नाइट्रोजन छोड़ दो, एक्सेप्शन हो जाएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। देन ऑक्सीजन 141 माइनस में, यानी 141 किलो जूल पर मोल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है। सो पीरियड में ऐसे ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो माइनस साइन आप मत देखो, ठीक है, वो केवल एनर्जी रिलीज बता रहा है, बाकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी। तो बोरॉन का 27, कार्बन 122, ऑक्सीजन 141, फ्लोरीन 328, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है और वो इंक्रीज होती जा रही है। ग्रुप में देखो जैसे लिथियम, एल्कली मेटल्स के लिए देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, -60, -53, -48, -47, -45। सो माइनस साइन ये बता रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। आप उसको नहीं कंसीडर करेंगे, जब हम ग्रुप में वेरिएशन देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 60 हुआ, देन 53 हुआ, देन 48 हुआ, देन 47, 45, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। सो पीरियड में ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो आपको ये माइनस वैल्यूज के साथ कंसीडर करके नहीं देखना है, ठीक है। समझ गया सारे ये पॉइंट, समझा या नहीं समझा जो नोट में भी लिखा है। क्लियर, ओके ठीक है, चलिए वापस आते हैं, फिर मैं स्क्रीन अभी बंद कर रहा हूँ। अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लो, हालांकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये खत्म करके, बट जब अभी मैं समझा रहा हूं तो उसके लिए बता रहा हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट की है, वैल्यू दे दी गई 121, -151, -250 एंड -359, और पूछा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो एबीसीडी का, या फिर बोल दिया सबसे ज्यादा किसकी है। तो कोई इस माइनस के साथ कंफ्यूज नहीं होगा कि माइनस साइन जैसे जैसे बढ़ता है सर वैल्यू तो कम होती जाती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो सर 121 होनी चाहिए, है ना। ये पॉइंट तो आएगा ना सर, माइनस के साइन तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसमें माइनस लगा है। माइनस साइन जैसे जैसे लगता जाएगा वैल्यू के आगे, अगर वैल्यू का अमाउंट बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये कम होता जाएगा। तो सबसे छोटा -359 होगा, सबसे बड़ा -121, अगर माइनस के साथ देख रहे हैं। बट हमको माइनस चेक ही नहीं करना। अगर क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे बड़ी कौन सी है, तो आंसर होगा डी, क्योंकि माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ 121 रिलीज हुआ, यहाँ 151 रिलीज हुआ, यहाँ 250 रिलीज हुआ, यहाँ 359 रिलीज हुआ है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डी के केस में रिलीज हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। पॉइंट समझ गए सब लोग, क्या मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। चलिए ओके, अब नोट के बाद नेक्स्ट वेरिएशन हेडिंग डालिए इन ग्रुप, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इन ग्रुप। इन ग्रुप, और इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, electron affinity decreases down the group due to increase in size. Electron affinity decreases down the group due to increase in size. Electron affinity decreases down the group due to increase in size, by which
less attraction force, by which less attraction force is experienced by the valence electron, is experienced by the valence electron, is experienced by the valence electron. तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नॉर्मल ट्रेंड जो है वो है क्या, पीरियड में इंक्रीज करना, एंड ग्रुप में क्या है, डिक्रीज करना, डिक्रीजेस। नोटेड। नोटेड, ओके, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जो एक्सेप्शन हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हम बात करेंगे इन पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शंस इन पीरियड। नेक्स्ट स्लाइड ही लेता हूं मैं। नोट मत करिएगा, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, फिर उसके बाद नोट करेंगे सब लोग। टू पी फोर एंड फ्लोरीन में आ जाएगा 2p5 एंड नियॉन में आ गया 2p6। ठीक है, ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने कौन से पीरियड के एलिमेंट लिए हैं, सेकेंड पीरियड के, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए। अब देखो सेकेंड पीरियड के जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं उन केसेस में यहाँ पे है 2s2, यहाँ पे है 2p3, सेम वही एक्सेप्शन के केसेस जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी में मिले थे। तो जिसने रिवाइज किया है उसको याद होगा, अदरवाइज नहीं याद रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि रिवाइज करते रहिए। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी ये पूरा याद नहीं रख पाएंगे। आप सोचिए एक बार पढ़ के मैं एग्जाम दे दूंगा तो उससे नहीं आने वाले मार्क्स। सो दिस इज 2s2, 2p3 एंड 2p6। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है, एलिमेंट्स, या आप नोट ही कर लो, नोट ही कर लो, उसके बाद मैं सब आपको लिखवाऊंगा साथ में। जो पॉइंट मुझे लिखवाना है आप नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। साथ में नोट करिए सब लोग। हाँ ये पूरा जो मैं नीचे नोट कर रहा हूँ ये भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। सॉरी, हीलियम नियॉन ऑर्गन तो मैं लिख दिया है, बेरिलियम वाला। थर्ड में लिखा है अप्रोक्सीमेटली 0। देखिए फर्स्ट लिखा है एलिमेंट्स जो है हमारे हीलियम नियॉन आर्गन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके लिए दिखाई गई है 0 पॉइंट लिखा है।
0.0, और इनके लिए एलिमेंट्स के लिए लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस, एंड बेरिलियम मैग्नीशियम वाले जो एलिमेंट है अल्केलाइन अर्थ मेटल, यहाँ के लिए लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अप्रोक्सीमेटली 0, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। नोटेड। चलिए अब मैं समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। देखिए जो फोर्थ पॉइंट लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में फोर्थ पॉइंट जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो पॉइंट मैंने लिखा है, वो मैंने बोला अभी आपको आगे समझाता हूँ। वो पॉइंट पढ़िए, हमने ये लिखा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, ये हम सबको पता है। और जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबशेल है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा बाहर से। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। यही तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। जैसे ये देखो लास्ट में लिखा है 2p6। अब ये इसके लिए मैंने ये इस एग्जांपल में सेकंड पीरियड में नियॉन का नीचे एटॉमिक नंबर लिखा है 2 और 10 सॉरी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो आएगा 2,8, और इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं नियॉन का करूं तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। सो इनका पूरा शेल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे प्रेजेंट होते हैं सारी इनर्ट गैसेस के लिए। ये मैंने केवल सेकंड पीरियड के लिए लिया है, सारी इनर्ट गैसेस के लिए ऐसा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, वो क्या कहेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है, तो हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो उसके बावजूद अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव आएगा। यही अभी हमने टेबल में भी देखा था, मैं वापस से आपको अभी टेबल दिखाऊंगा, और ये हमने इससे पहले पढ़ा भी है लास्ट क्लास में कि इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस उनका कंप्लीट शेल होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। इसलिए देखो ये लाइन लिखी हुई है, एलिमेंट्स हीलियम नियॉन ऑर्गन इन केसेस में, नोबल केसेस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे, कोई टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अगर मेरी स्पीड तेज हुई तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्स के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक डैश डैश है, ये नाइट्रोजन वाले। अब देखो इसमें मैंने लिखा है 2,5, आउटर मोस्ट में अगर ऐसे देखें तो 5 जाएगा और पी में 3 है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आएगा 2s2 2p3। तो सेकंड पीरियड में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस नाइट्रोजन के लिए, और सारी फैमिली के लिए ऐसे ही चलेगा, ns2 np3 चलता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो p क्या है, हाफ फील्ड सबशेल, हाफ फील्ड सबशेल है, अगेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो यहां भी ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। बट इनर्ट गैसेस के कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस का ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में 8 भरा है, तो ऐसा नहीं है उनको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं चाहिए। जबकि इस केस में देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, हम हमेशा पढ़ते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। नाइट्रोजन के केस में देखो लिखा है 2,5, मतलब ये अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना चाहेगा अपना, सो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिखाएगा। बट पी सबशेल जो है वो हाफ फील्ड है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें पी हाफ फील्ड है तो वो ऑलरेडी स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले तो ये लेगा, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो इसलिए हमने लिखा है कि एलिमेंट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में जो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है वो बहुत कम होती है, लेस होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी 0 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 0 केवल इनर्ट गैसेस में होगी, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ 0 नहीं है, लेस लिखा है, क्योंकि p ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ये कम दिखाते हैं। बट स्टिल अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो ले सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेगा ही नहीं, जैसा इनर्ट गैसेस में होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखिए उसके बाद थर्ड में लिखा है एलिमेंट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। अब इनका एस सबशेल कंप्लीट है, देखो लिखा हुआ है बेरिलियम के लिए 2s2 मैंने लिया है, तो इनका एस सबशेल कंप्लीट है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है अप्रोक्सीमेटली 0, इनकी भी ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। अब देखो इनके आउटर मोस्ट में 2 है, तो आपने ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है
तो या तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किसी को दे देगा तो +2 बन जाएगा, या फिर किसी से 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो 8 बना पाएगा बेचारा। अब ये सब हमने पढ़ा था, ये सब 9-10th का है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो इसको आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हमको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी नहीं है, बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन मिलना इजी नहीं है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और +2 बनाता है। तो ये वाली इनकी टेंडेंसी होती है। तो हमको पता है ये सब कैसे हैं, मेटल्स हैं, और मेटल्स की टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। तो आपको पता है जैसे Mg बनाता है Mg+2, कैल्शियम बनाता है Ca+2, उसके नीचे जो आ जाएगा स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम आ गया, ये सब +2 बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और एस सबशेल तो हाफ फिल्ड है ही। सो इसलिए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वो ऑलरेडी मेटल हम इनको बोलते ही हैं। तो मेटल का मतलब ही होता है कैसा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये भी हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। सो इस केस में भी आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं मिलेगी। और दूसरा एस सबशेल भी इसका कैसा है, फिल्ड है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन नहीं करता। अब ये जो एक केसेस हैं, ये केसेस कौन से केसेस हैं, ये सेम वही एक्सेप्शंस हैं जो एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में लगते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल्स। उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं दिखा रहे। सो नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ी देखने को भी मिलेगी, बेरिलियम में ऑलमोस्ट 0 है इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, एंड मतलब बेरिलियम मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के एलिमेंट जो होंगे, एंड इनर्ट गैसेस में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती। सो यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। तो उस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तब क्या होगा, तब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो मैं वापस से टेबल पे आता हूं और आपको टेबल दिखाता हूं। सो देखिए ये टेबल है, देखो इधर बेरिलियम का देखो +66 लिखा है, मैग्नीशियम का +67, और नीचे तो दिया ही नहीं है वैल्यूज, बाकी के लिए माइनस है। फिर देखो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के लिए प्लस दिया हुआ है, और उसके बाद इनर्ट गैसेस में सबके प्लस है ही। हीलियम के लिए -48 लिखा है, वो करेक्ट नहीं है, +48 होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होता, क्योंकि ये केसेस हाफ फील्ड और फुल फील्ड के हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो अगर इलेक्ट्रॉन डालना है आपको, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिखाई गई। समझा ये, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज के साथ दिखाई गई है, बाकी के लिए आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। सो अंडरस्टूड है, ठीक है, चलिए समझ गए तो वेरी गुड। सो वापस से आते हैं हम उसी टेबल पे जहाँ पे थे, कहाँ गई यार स्लाइड। सो इसकी यहां तक नोट कर लिया था सबने, सब लोग समझ गए। अब इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, in case of inert gases due to completely filled shell, in case of inert gases due to completely filled shell, in case of inert gases due to completely filled shell, they exhibit zero electron affinity, they exhibit zero electron affinity for the new extra electron, they exhibit zero electron affinity for the new extra electron. While in case of alkaline earth metals,
while in case of alkaline earth metals, while in case of alkaline earth metals, while in case of alkaline earth metals, due to completely filled S subshell, due to completely filled S subshell, and in case of nitrogen family, and in case of nitrogen family, due to half filled p subshell, due to half filled p subshell, due to half filled p subshell, they exhibit, they exhibit almost zero, almost zero or very less tendency, almost zero or very less tendency to accept the new electron, to accept the new electron. To accept the new electron. So सेकेंड पीरियड के केस में, सो सेकेंड पीरियड के केस में जो आपको आयनाइजेशन, सॉरी वापस से क्या, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, शायद ओवर राइटिंग ना हो जाए क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था. सो सेकेंड पीरियड के केस में मैं वैल्यूज के साथ भी आपको लिखवा दूंगा. जो ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा उसमें सबसे पीछे तो हमारा कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जिसके लिए हमको क्या मिल रहा था, पॉजिटिव. तो उस पॉजिटिव के लिए अब सबसे कम वैल्यूज आ जाएंगी. तो ऑर्डर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या आ जाएगा, नियॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये सेकेंड पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा. और मैं नीचे आपको वैल्यूज के साथ भी दिखा दे रहा हूँ इन किलो जूल पर मोल. सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के लिए मैं बार बार आपको वेरिएशंस दिखा रहा हूँ. आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा था, रेडियस में भी देखा था, और इसमें भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड से जनरली पूछे जाएंगे. अब वैल्यूज के साथ अगर हम देखें तो नियॉन के लिए देखिए वैल्यू दे रखी है +116, जो अभी टेबल मैंने आपको दिखाई थी, किसी ने चैट बॉक्स में डाला था तो आप वहां से देख सकते हैं. +116. बेरिलियम के लिए आपकी थी +66 एंड नाइट्रोजन के लिए +32. ओ सॉरी, ये नाइट्रोजन ऊपर इधर लिख दिया क्या, एक मिनट. नाइट्रोजन पॉजिटिव था तो वो नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. वैल्यूज भी मैं साथ में नीचे लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. देन बोरॉन के लिए -83, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. कार्बन -122, ऑक्सीजन -141, -122, -141, एंड लास्ट वाली भी लिख लीजिए जो आपको टेबल में दी गई, फ्लोरीन के लिए -328. तो ये ऑर्डर आया. अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए पहले.
नोटेड, ठीक है। ओके ठीक है, तो देखिए इधर, अब यहाँ पे -328 है, मतलब ये एनर्जी रिलीज हो रही है। सो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होता है, और उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो सबसे तेजी से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, क्योंकि तुरंत वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो एफ है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिला, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, हायर स्टेबल हो जाएगा। सो ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है, माइनस पॉजिटिव, माइनस प्लस साइन नहीं देखना, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 328, फिर 141, फिर -122, सॉरी, देन उसके बाद क्या दे रखा है -122 के बाद नेक्स्ट 83। अब देखो ये उसके बाद नाइट्रोजन के लिए +32 है, मतलब नाइट्रोजन में एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है, बेरिलियम में भी लगानी पड़ रही है, लेकिन बेरिलियम में और ज्यादा लगानी पड़ रही है। यानी बेरिलियम, अगर मैं केवल इन दोनों में कंपैरिजन करूं, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, सो बेरिलियम और ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तो बेरिलियम में और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम। जैसे नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव है +116, यानी इतने किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी नियॉन बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे कम है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम है, और जिसमें एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा, जैसे फ्लोरीन के लिए। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम बोल सकते हैं ऑर्डर हो जाएगा इन सेकेंड पीरियड। क्लियर है ये? सिमिलर वे में थर्ड पीरियड के लिए वैल्यूज के साथ मैंने इसीलिए लिखवाया है, वैल्यूज याद नहीं करनी है किसी को, वैल्यूज के साथ बस इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ पाओ कि जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा, और जितनी पॉजिटिव में जितना बड़ा आ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम आ रही है। ठीक है, तो उससे ये ऑर्डर हमारा निकलता है। सिमिलर वे में अगर हम थर्ड पीरियड के लिए निकालें, सो थर्ड पीरियड के लिए भी इनर्ट गैस सबसे पीछे आएंगी, उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। सो थर्ड पीरियड के लिए मैं लिखूंगा तो आर्गन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, then phosphorus, then silicon, then sulfur, then chlorine। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मैंने टेबल शेयर की है उससे अगर आप वैल्यूज देख लें, तो ऑर्गन के लिए कितना है 196, मैग्नीशियम 67। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज भी लिख दे रहा हूँ, 196 + 67। उसके बाद फॉस्फोरस -72, एल्यूमिनियम -43। एल्यूमिनियम -43। साक्षी, लिथियम, अरे देखो ये जो हम वेरिएशंस देख रहे हैं ना, ये जो वेरिएशन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जनरली हम पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बेरिलियम से स्टार्ट करके। लिथियम में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लिथियम का जो आप ऑर्डर देखेंगे तो लिथियम का देखो वहां पे कितना दे रखा है -60, तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। एक्चुअली मैंने बेरिलियम से लेके नियॉन तक का दिखा दिया आपको, समझे? तो -60 को अरेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग। लाइक अगर आप ऐड करना चाहते हो तो बोरॉन एंड आपको किसके बीच में मिलेगा, बोरॉन के साथ कार्बन ही है ना, तो बोरॉन कार्बन के बीच में दिखा देना लिथियम, बोरॉन एंड कार्बन के बीच में यहाँ वैल्यू के साथ। एक्चुअली मैंने जो एक्सेप्शंस वाले उनको कंसिडर करके और नॉर्मल पी ब्लॉक को कंसिडर, तो पहला वाला मैंने छोड़ दिया, वो भी आप लिख सकते हैं। सो एल्यूमिनियम -43, देन फॉस्फोरस सिलिकॉन, फॉस्फोरस -72 एंड -134, -134 एंड सल्फर एंड क्लोरीन। तो सल्फर के लिए आपका -200, क्लोरीन -349।
-349। सो ये वैल्यूज हैं। तो पॉजिटिव जितनी बड़ी होगी वो सबसे कम होगी, नेगेटिव जितनी बड़ी होगी वो सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है, सो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखा रहा है। ये थर्ड पीरियड के लिए ऑर्डर आ जाएगा, और ये जो वैल्यूज हैं ये किलो जूल पर मोल में ही है। अब यहाँ पे एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, पहले मैं उसको टिक कर देता हूँ, पहले आप नोट करते चलो साथ में। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और सेकंड केस में ये एंड ये पॉजिटिव। नोटेड है पहले यहां तक? जिसको टेबल चाहिए होगी, अभी किसी ने चैट बॉक्स में डाला था, आप वो देख सकते हैं टेबल। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल करोगे तो आपको 1000 टेबल्स मिल जाएंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। टेबल्स इसलिए नहीं डाली मैंने क्योंकि आपको वैल्यूज याद नहीं करनी। नोटेड? ठीक है, देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे। देखो नियॉन, ये तो इनर्ट गैसेस वाला है, तो नियॉन आर्गन देखो दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो इनर्ट गैसेस में पॉजिटिव। टेबल में अल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए हमने पॉजिटिव देखा, जैसे देखो बेरिलियम के लिए दिखा है सेकेंड पीरियड में, जिसपे मैंने रेड टिक किया है, रेड कलर का टिक किया पॉजिटिव मैग्नीशियम। लेकिन नाइट्रोजन के केस में टेबल देखिए, नाइट्रोजन में +32 है, बाकी फास्फोरस उसी फैमिली का मेंबर है लेकिन -32 आ रही है। मैं एक बार शेयर करता हूं आपको टेबल। देखिए टेबल, बेरिलियम मैग्नीशियम और बाकी नीचे दिया ही नहीं, तो इनके लिए तो जनरली पॉजिटिव ही रहेगी। एंड इनर्ट गैसेस का सबका पॉजिटिव है। जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है, जो पहला केवल नाइट्रोजन पॉजिटिव दिख रहा है, उसके बाद वैल्यूज निगेटिव दिख रही है। सो ये भी एक एक्सेप्शन का केस बनेगा, इसको मैं अभी आपको ग्रुप में लिखवाऊंगा कि ग्रुप में जब अभी हम एक्सेप्शन इन ग्रुप में पढ़ेंगे, अभी तो पीरियड देख रहे हैं तो पीरियड में देख लिया, ग्रुप में अभी लिखवाऊंगा तो वहां पे मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको कि बाकी एलिमेंट के लिए आपको ये पॉजिटिव क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि सबके केस में पी सबशेल तो हाफ फिल्ड ही होगा, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे एंटीमनी, इन सब क्योंकि सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो सब में आउटर मोस्ट में जो पी सबशेल होगी वो हाफ फिल्ड ही होगी। बट नाइट्रोजन में पॉजिटिव, बाकी में निगेटिव। समझ गया सब? सो फॉस्फोरस का वो -72 उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। अभी मैं ग्रुप में उसका वेरिएशन का रीजन लिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। सो यहां तक नोट कर लिया सबने? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप, नेक्स्ट हेडिंग वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप। अब इसमें पहला मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली वाला ही बता देता हूं। वेरिएशन इन ग्रुप, बस नाइट्रोजन फैमिली डाल दी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसको, जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा। सॉरी उल्टा ही लिख दिया। नाइट्रोजन में पॉजिटिव है, बाकी सब में निगेटिव। बाकी सारे केसेस में आपको उसी फैमिली के मेंबर के लिए निगेटिव मिल रही है। अब देखिए मैं एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। एवरीवन प्लीज फोकस हियर, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में मुझे ही बोलोगे सर नहीं समझा, और मैं दोबारा समझाऊंगा भी नहीं। देखो नीचे जाएंगे तो साइज और बड़ा होगा, वो उसको छोड़ दो। चलो यहीं से दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन का ये ले लिया मैंने, तो लास्ट वाले को हम रफ कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने 3 ऐसे एक ही ग्रुप के मेंबर दिखा दिए। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 5। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5। और अभी हमने लिखा कि नाइट्रोजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? लेस होती है। 0 नहीं लिखा है, लेस। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो ये भी करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो दिखाएगा, लेकिन वो बहुत कम होगी, क्योंकि पी सबशेल हाफ फिल्ड है, तो थोड़ा स्टेबल ऑलरेडी है वो। लेकिन अगर P6 हो गया तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। बट अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और अगले फैमिली का जो मेंबर होगा नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, उसके भी आउटर मोस्ट में 5 होंगे। फास्फोरस के बाद जो आर्सेनिक होगा उसके में भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं, 6th। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड आता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसली पैक्ड है, बहुत पास पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स काम करता है। सो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे या तो स्पेस अवेलेबल नहीं है, या फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इनका रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसका साइज छोटा है नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन है, 2 ही वैलेंस शेल होगी, साइज छोटा है, जबकि फास्फोरस में 3 वैलेंस शेल हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ रहा है नीचे जाने पे, लेकिन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो नाइट्रोजन के केस में साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब यहां पे नाइट्रोजन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालना चाहता हूं तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहां पे एनर्जी नाइट्रोजन में आपको पॉजिटिव मिलती है, ये वैल्यू जो टेबल में हमने लिखी है। अब उसके नीचे देखो, फास्फोरस में नेगेटिव, आर्सेनिक में मैंने नेगेटिव लिखा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई क्योंकि साइज बढ़ गया, जबकि वैलेंस शेल तो 5 ही रहेंगे, लेकिन साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए। तो अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पे स्पेस मिल सकता है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक्ड का मतलब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है छोटे से स्पेस में। जैसे मैं बोलूं एक रूम में है, ये 2 रूम मैंने ले लिए, यहाँ पे मैंने 6 एटम डाले, और यहाँ पे मैंने एकदम पास पास करके 12 एटम डाल दिए हैं। ऐसी सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये छोटे से 2 स्पेस बनाए, यहाँ 6 यहाँ 12, तो यहाँ पे ज्यादा डेंसली पैक्ड है, या ये डेंसली पैक्ड है। कौन सा ज्यादा डेंसली पैक्ड होगा? डेंसली पैक्ड का मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पास पास प्रेजेंट है। सेकेंड केस में, पहले केस में तो दूर दूर है, तो ये ज्यादा डेंस्ड नहीं है। ज्यादा पैक्ड जो होगा, ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर है ये डेंसली पैक्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पास पास है। तो डेंसिटी हम वही बोले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली निकाला जाता है चार्ज बाय साइज रेशियो, बट वो बाद की चीजें छोड़ दो, सिंपल सा समझो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ छोटे से साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि साइज छोटा है नाइट्रोजन का, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं ड्यू टू मोर रिपल्शन फोर्स। बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जाते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि अब रिपल्शन फोर्स कम लगने लगेगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए। तो डाउन द ग्रुप जैसे मैं जाऊंगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी का मतलब साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी कम होता जाएगा। सो डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में जो रिपल्शन फोर्स है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम होता जाएगा, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो मतलब ये एटम अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की धीरे धीरे टेंडेंसी बढ़ाता जाएगा। अपनी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं इसलिए एकदम धीमे धीमे बोल रहा हूं आपको कि आपके दिमाग में वर्ड्स बैठने चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली में जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं
तो जो इलेक्ट्रॉन्स है साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो नया इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंस कम होता जाएगा डाउन द ग्रुप, और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो धीरे धीरे नीचे नीचे जाने पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए ये वैल्यूज आपको अब निगेटिव मिलती जाएंगे। पहले केस में पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास हाई चार्ज डेंसिटी है, छोटे से स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन यहां वैलेंस शेल के केस में साइज बढ़ गया है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, तो दूर दूर हो गए हैं, रिपल्शन फोर्स कम हो गया है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। समझ गए सब लोग ये पॉइंट्स? क्लियर है सबको? ओके, क्लियर, वेरी गुड। सो अब इसमें लिख लीजिए, ओके वेरी गुड, क्लियर है। तो अब सब लोग लिख लीजिए इसमें नाइट्रोजन फैमिली में, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom, हाँ बताता हूँ प्रश्नजीत, जो डाउट है वो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं ये करवा लूँ, ठीक है। When we move from top to bottom in nitrogen family, when we move from top to bottom in nitrogen family, the acceptance for the incoming electron, the acceptance for the incoming electron, the acceptance for the incoming electron, the acceptance for the incoming electron the acceptance for the incoming electron increases because charge density increases because charge density increases because charge density increases, hence the tendency hence the tendency hence the tendency to resist hence the tendency to resist incoming electron decreases, hence the tendency to resist incoming electron decreases. In case of nitrogen, next line में लिखिए, hence the tendency to resist for the incoming electron decreases. आगे लिखिए, in case of nitrogen, due to small size and high charge density, in case of nitrogen, due to small size and high charge density, due to small size and high charge density, it exhibit higher resistance for the incoming electron. It exhibit higher resistance for the incoming electron. It exhibit higher resistance for the incoming electron.
while in case of phosphorus, while in case of phosphorus, while in case of phosphorus, due to smaller size, while in case of phosphorus, sorry, due to increase in size, while in case of phosphorus, due to increase in size, due to increase in size and less charge density, due to increase in size and less charge density, it exhibit less resistance for the incoming electron. It exhibit less resistance for the incoming electron. Less resistance for the incoming electron. Clear? तो ये एक एक्सेप्शन था डाउन द ग्रुप जो नाइट्रोजन फैमिली में हमको देखने को मिल रहा है. नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव है, बाकी के लिए निगेटिव हो रही है. अब इसमें पी सबशेल हाफ फेल्ड था. अब प्रश्नजीत का जैसे डाउट है सर, देन व्हाई दिस प्रिंसिपल डज नॉट वर्क फॉर अदर ग्रुप्स. तो ये बाकी ग्रुप के लिए भी काम करेगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन मेंबर फैमिली हो गई, हैलोजेंस हो गए, तो उसमें तो पी सबशेल होती ही नहीं, मतलब पी सबशेल हाफ फील्ड तो है ही नहीं. पी सबशेल हाफ फील्ड का केस ही नहीं है, तो वो तो इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस तो वो वैसे ही नहीं दिखाते क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने को मिल जाता है. यहाँ पे ये हमको हाफ फील्ड का केस भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पी सबशेल हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी है. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहता, बट ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो दोनों चीजें हैं, तो उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलेगा. बाकी केसेस में जहां हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस नहीं है, वहां पे तो वैसे ही वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो सबके लिए आपको निगेटिव वैल्यूज देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इनर्ट गैस तो वैसे ही नहीं लेगा, और सेम लॉजिक लगेगा, इनर्ट गैस लेगा नहीं क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसमें चाहे डाउन द ग्रुप भी जाओ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनका तो हमेशा पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड सेम सिमिलर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आउटर मोस्ट में दो हैं, वो जनरली मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है उनका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर नहीं सकते, तो उनके लिए भी आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मिलेगी ही नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव मिलेगी ही नहीं, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव मिलेगी. तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी पॉजिटिव है, इनर्ट गैसेस में भी पॉजिटिव है, बची नाइट्रोजन फैमिली जिसमें केवल एक ही केस आएगा, पी हाफ सबशेल जो होगी, पी सबशेल हाफ फील्ड होती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, बट साथ में ऑक्टेट भी कंप्लीट करना चाहता है, तो दोनों में जो डोमिनेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि एक फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहा है, कई फैक्टर्स हैं, तो जो डोमिनेंट फैक्टर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमको ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलता है. सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में जब हम नीचे जा रहे हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है. ठीक है, तो ये पहला आपका एक्सेप्शन है. मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सेप्शन ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए. सो ये एक्सेप्शन वेरिएशन इन ग्रुप में जो था, ये पहला एक्सेप्शन था. अब इसके बाद है दूसरा एक्सेप्शन, और दो ही एक्सेप्शन है ग्रुप में, और पीरियड में एक एक्सेप्शन. तीन एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. देन हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है, तो अब जो बचा हुआ सेकंड है वो मैं आपको कल बताऊंगा. आई थिंक कल का अभी तक आपको डू हैव टू नोट इट. व्हाट, क्या नोट करना है? ये जो डायग्राम ये बनाया मैंने, नहीं ये सब मत नोट करो, आपको लिखवा दिया ना, समझ गए ना. एंड इन डी सबशेल में क्या, डी सबशेल जहां पे भरा होगा, जैसे केस ऑफ जिंक हो गया ना, जिंक कैडमियम Hg, वहां पे भी ऐसा देखने को मिल जाएगा. जैसे ये 3d10 4s2 बन जाता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें पॉजिटिव आने लगी. तो जैसे केसेस हमने पढ़ रखे हैं, बट जो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ,
जितने एक्सेप्शन आपको उतने पढ़ने हैं, उतने ही एग्जाम में आएगा, उतने ही आपके सिलेबस में है। ऐसे तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल निकालेंगे, एक एक का अबव प्रिंसिपल का वायलेशन कहाँ होता है, जैसे हमने पढ़ा था कॉपर में होता है, क्रोमियम में होता है। ऐसा बहुत जगह होगा एलिमेंट जहाँ पे अबव प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, और ऐसी बहुत जगह आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करूं, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, एक और ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, ऑलमोस्ट काफी एलिमेंट्स के लिए। दिख रहा है सबको? तो देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाई एक्सिस पे दिखाई है, एटॉमिक नंबर जेड एक्सिस पे। हाइड्रोजन से स्टार्ट करके देखो लास्ट में आरएन तक ले गया, एटॉमिक नंबर 90 तक लेके गया। सो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो कई जगह होंगी जहां पे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, तो ऐसा हर वेरिएशन आप याद नहीं रख सकते। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें डिफाइन है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ रहे हो? ये पूरा एटॉमिक नंबर 1 से लेके 100 एलिमेंट तक का देखोगे तो बहुत जगह आपको वेरिएशन आएगा। जैसे इस ग्राफ में देखो, एटॉमिक नंबर ये 60 के बाद ये 70 तक सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये कांस्टेंट कर दी है। ये कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? लेंथेनाइड वाले, कांस्टेंट कर दी है। और बहुत जगह आपको देखो ना, ग्राफ का वेरिएशन देखो, कभी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। एक कांस्टेंट ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि हर जगह एक कांस्टेंट वेरिएशन देखने को मिले। सो एक्सेप्शंस बहुत से हैं। सो हम जो पढ़ रहे हैं हमको वो पढ़ना है और उनका लॉजिक पढ़ना है। और आप इसके साथ अपनी एनसीईआरटी फॉलो करते रहिए, वो आपको पहले ही बोला गया है। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आते रहे प्रीवियस ईयर्स में उस कंसेप्ट से रिलेटेड, और आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि नीट बेसिकली एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसको पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, टेस्ट देना है प्रॉपरली। इस चीज को आप प्रॉपरली फॉलो करिए बस। हाँ, कोई क्लास में कंफ्यूजन है, किसी चीज में डाउट आ रहा है तो आप पूछ लो। और मैंने पहले बताया कि एक्सेप्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो जो जो एक्सेप्शन आपको लिखवाया जा रहा है, इससे बाहर का एक भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। चाहे यहाँ के एग्जाम की बात कर लो या प्रीवियस ईयर का अभी एग्जाम, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन करना, सॉल्व करना, लास्ट 10 ईयर के, 20 ईयर्स के, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट 20 ईयर्स के, वो सारे के सारे आपकी नोटबुक्स में होंगे, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। तो कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है कि अगर इस तरीके से आप एक्सेप्शन देखने जाओगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन आपको हजारों मिल जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? कि जो चीज बताई जा रही है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस चीज को पढ़ना है, उस चीज को समझना है, उस चीज पे क्वेश्चन करने हैं, उस चीज को बुक से पढ़ना है, वो चीज पे आप ज्यादा फोकस करिए, रेदर देन कि इस बात में कंफ्यूज होने का कि यहाँ पे हो रहा है तो बाकी जगह भी हो रहा होगा। वो करेक्ट है, हो रहा है, बट ऐसी बहुत सी जगह होंगी, सो एक्सेप्शन कई जगह आपको मिलेंगे। और ये केवल इसके लिए नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी मिलेगा। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पीरियड में 2-3 पढ़े, ग्रुप में 2-3 पढ़े, तो केवल 2-3 नहीं और भी मिलेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथेनाइट सीरीज है वहां पे डी ब्लॉक में, ऐसे कई जगह पे एक्सेप्शन मिलेंगे। बट आपको जो बताया जा रहा है उस पर आप फोकस करिए, उसको ध्यान से पढ़िए, मेरा ये पॉइंट है। आप पहले वो पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। आप पहले जितना बताएगा उतना पढ़िए, एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेके आइए। फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैं खुद बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, बट पहले आप प्रॉपरली ये फॉलो करो। समझ गए सारे? व्हाट इज द सिलेबस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट? बताऊंगा भाई, बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है? अभी तो कल ही तो टेस्ट हुआ है ना। चलिए, जो बचा हुआ है, आई थिंक आप लोगों को शेड्यूल का कुछ बताया गया क्या कि कल से क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का? नो सर, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या शेड्यूल है, क्योंकि आई थिंक आपका बैच जो है वो, जो भी हमारा FG बैच था, है ना, आपका कौन सा है, K&R ना, तो KR बैच जो था वो FG के साथ आई थिंक कल 6 तारीख, यानी कल 6 ही है ना, 6 अक्टूबर से मर्ज होने वाला था।
जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन था, तो आपके शेड्यूल भी उनके अकॉर्डिंग मतलब उसमें मर्ज हो जाएगा, तो आपकी क्लास केमिस्ट्री की क्लास जैसे उनकी 9 to 10:30 होती है, तो आपकी भी वैसे होनी चाहिए। बट मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ, अगर ऐसा हुआ शेड्यूल चेंज हुआ तो आपको आ जाएगा, मेल आ जाएगा, इम्पार्टस का जो टाइमिंग स्लॉट चेंज होगा उसका मेल आ जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कल इसी टाइम पे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।